उत्तराखंड के जोशीमठ के कई इलाकों में लैंडस्लाइड, धंसी जमीन, दरकती दीवारों की वजह से लोग दहशत में जीने को मजबूर, लोग अपना आशियाना छोड़कर पलायन करने को भी मजबूर। जोशीमठ भू धसाव पर धामी सरकार गंभीर, जोशीमठ भू धसाव को लेकर सीएम धामी ने बुलाई हाई लेवल बैठक, मुख्य सचिव आपदा प्रबंधन डीजीपी बैठक में होंगे शामिल, जोशीमठ को लेकर किया जा सकता है बड़ा फैसला। मसूरी में अपर सचिव स्वास्थ्य अमनदीप कौर ने उपजिला चिकित्सालय का किया औचक निरीक्षण, अस्पताल में कर्मियों का लिया जायजा। अपर सचिव स्वास्थ्य ने अस्पताल प्रबंधन से कर्मचारियों की कमियों के बारे में जानकारी हासिल की। पौड़ी में घड़ियाल मंदिर में मेले और पूजन का आयोजन, ग्रामीणों ने घड़ियाल देवता की पूजा अर्चना की, भारी संख्या में पूजा में भक्त हुए शामिल, भक्तों ने प्रदेश की खुशहाली की कामना की। और मसूरी में सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी हुए शामिल, लोगों ने किया जोरदार स्वागत। आईआईएस में 9वां स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा को किया गया सम्मानित। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। और वक्त है अपना उत्तराखंड का। उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ में हो रहे भू धसाव को लेकर हम बात करेंगे। सबसे पहले जो लगातार लोगों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है और जिस तरीके से भू धसाव हो रहा है, लोग इसको लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा हैरान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं और अब ये विकराल रूप लेता हुआ भी नजर आ रहा है। स्थिति ये है कि भू धसाव ने सभी वार्डों को अपनी चपेट में ले लिया है। सोमवार रात को अचानक मकानों में दरारें आने लगी, जिससे पूरे नगर में दहशत फैल गई। बुधवार को जेपी कॉलोनी के 50 प्रभावितों को कंपनी ने और अलग अलग वार्डों से 16 प्रभावित परिवारों को प्रशासन ने सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया। वहीं भू धसाव को लेकर गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार, आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत कुमार सिन्हा सहित विशेषज्ञों की टीम की तरफ से प्रभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया जा रहा है। जोशीमठ में पड़ी दरारें किसी बड़े खतरे की ओर इशारा कर रही हैं और ये शहर कभी भी अलकनंदा में समा सकता है, ये कहना है हिमालय पर अध्ययन करने वाले जियोलॉजिस्ट का है। अब इसको लेकर और इसके ट्रीटमेंट को लेकर शासन द्वारा बड़े स्तर पर प्रयास भी किए जा रहे हैं। हाल ही में आपदा प्रबंधन की एक टीम ने इस पर अध्ययन कर एक रिपोर्ट भी शासन को सौंपी है। अब फिर से धसाव के कारणों की जांच की जा रही है। जोशीमठ में कुछ दिनों से जमीन धंसने और जमीन के नीचे से पानी रिसने की घटनाएं सामने आ रही हैं। इसके चलते यहां कई इलाकों में लोगों के मकान जमीन के अंदर धंस रहे हैं। दीवारों पर बड़ी बड़ी दरारें आ रही हैं। इसे लेकर लोग दहशत में हैं। पिछले कई दिनों से जोशीमठ में लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं। वहीं जोशीमठ में लगातार हो रहे भू धसाव को लेकर जोशीमठ में राष्ट्रीय राजमार्ग में चक्का जाम लगाकर व्यापारियों ने दिन भर अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। सुबह 8 बजे से आंदोलनकारियों ने बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग, बद्रीनाथ स्टैंड और चुंगी के पास चक्का जाम किया। शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और लिखित मिलने तक 8 घंटे तक चक्का जाम रहा। जोशीमठ में भू धसाव की समस्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। जिला प्रशासन ने हेलिंग बाईपास और एनटीपीसी तपोवन विष्णुगढ़ जिला विद्युत परियोजना के निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी है। दरअसल जोशीमठ उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित एक नगर, यहाँ हिंदू की प्रसिद्ध ज्योतिष पीठ स्थित है। इतिहासकार बताते हैं यहाँ 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य को ज्ञान प्राप्त हुआ और बद्रीनाथ मंदिर के साथ ही देश के विभिन्न कोनों में 3 और मठों की स्थापना से पहले यहीं उन्होंने प्रथम मठ की स्थापना की। वहीं अब यहाँ भू धसाव हो रहा है तो ये बड़ी चिंता का विषय है। राज्य सरकार ने शहर को भू धसाव से बचाने के इंतजाम करने शुरू कर दिए। ये रोक अग्रिम आदेशों तक जारी रहेगी। वहीं जोशीमठ में भू धसाव को देखते हुए गढ़वाल आयुक्त सुशील कुमार, आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत कुमार सिन्हा सहित विशेषज्ञों की टीम ने प्रभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया। गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार, आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत कुमार सिन्हा,
आपदा प्रबंधन के अधिशासी अधिकारी वैज्ञानिक शांतनु सरकार, IIT रुड़की के प्रोफेसर डॉक्टर BK माहेश्वरी सहित कई तकनीकी विशेषज्ञों की पूरी टीम जो कि जोशीमठ पहुंची। जहाँ पर दरारें आई हमने उनको क्लासीफाई किया है, सीवियर कैटेगरी है जहाँ पर दरारें बहुत ज़्यादा हैं। उन परिवारों को हमने शिफ्ट भी करवाया है, अलग अलग जगहों पर वो परिवार शिफ्ट कर रहे हैं। वहाँ पे जो इंतजाम हम करवा रहे हैं, ये भी कहना दोबारा से बोलने की गलत है कि कोई व्यवस्था हमारी तरफ से नहीं की जा रही है। सब व्यवस्थाएँ हम उनके लिए करवा रहे हैं। दूसरी चीज़ फिर जो मॉडरेटली अफेक्टेड है हम उनसे निवेदन कर रहे हैं कि आप जो है अपने शिफ्ट कर लीजिए। और कुछ ऐसे सोचने हैं जिनमें बहुत हल्की दरारें हैं पर उनके पास भी हम जा रहे हैं। कोई बोल रहे हैं कि अगर आप शिफ्ट करना चाहते हैं तो हम आपकी व्यवस्था करवाएंगे। सर जो पानी निकल रहा है इसकी जांच की जा रही है। गढ़वाल कमिश्नर और आपदा प्रबंधन सचिव ने तहसील जोशीमठ में अधिकारियों की बैठक ली और स्थिति की समीक्षा की। विशेषज्ञों की टीम द्वारा प्रभावित क्षेत्रों का विस्तृत सर्वेक्षण किया जा रहा है। भूधसाव बढ़ने से खतरे की जद में आए भवनों को चिन्हित किया जा रहा है। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना द्वारा लगातार स्थिति की समीक्षा की जा रही है और साथ ही जोशीमठ भूधसाव को लेकर सीएम धामी ने भी हाई लेवल मीटिंग बुलाई, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए और साथ ही सीएम धामी ने सभी अधिकारियों को अलर्ट किया हुआ है। लगातार समीक्षा कर रहे हैं। मैंने अभी 2 दिन पहले ही मुख्य सचिव और जो हमारे आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारीगण हैं उन सबसे रिपोर्ट ली है और उसके लिए जो भी जरूरत होगी उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और जल्द ही एक दल सरकार की तरफ से वहां पर जाएगा और मैं भी स्वयं वहां जाऊंगा। समझा आप युवा महोत्सव जोशीमठ में भूधसाव के खतरे से निपटने के लिए SDRF, NDRF, पुलिस सुरक्षा बल को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। सुदर्शन न्यूज से प्रीति झा की रिपोर्ट। जोशीमठ में हो रहे भूधसाव मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। शाम 6 बजे सचिवालय में मुख्यमंत्री की ये बैठक है और बैठक में मुख्य सचिव, सचिव आपदा प्रबंधन, सचिव सिंचाई, पुलिस महानिदेशक, गढ़वाल आयुक्त, DIG, SDRF और चमोली जिला अधिकारी शामिल होंगे। राज्य सचिवालय में होने वाली इस बैठक में जोशीमठ में प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और नगर के पुनरुद्धार कार्य योजना पर बड़े निर्णय हो सकते हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री शनिवार को जोशीमठ ग्राउंड जीरो पर जाकर हालात का जायजा लेंगे। गुरुवार को मुख्यमंत्री ने सचिव आपदा प्रबंधन डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा को एक विशेष दल गठित कर प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर अध्ययन करने के निर्देश दिए थे। विशेषज्ञ दल जोशीमठ पहुंच भी चुका है। तो इस भूधसाव को लेकर उत्तराखंड सरकार बहुत ज़्यादा सतर्क हो गई है, बहुत ज़्यादा सचेत हो गई है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने बाकायदा इसके लिए एक हाई लेवल मीटिंग की है और इसके साथ ही उत्तराखंड के DGP के साथ भी उन्होंने बैठक की है अलग से, जिसमें न केवल DGP शामिल रहे बल्कि मुख्य सचिव और आपदा प्रबंधन के जो अधिकारी हैं वो भी इसमें शामिल हुए हैं। इसके साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि एक और बैठक अब से कुछ देर के बाद होने वाली है और ये हाई लेवल बैठक जोशीमठ में जिस तरीके से भूधसाव हो रहा है उसको लेकर ये बैठक होनी है और यहाँ के जो परिवार हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान हैं, परेशान हैं। जिस तरीके से लगातार उनके घरों में और उनके घर की दीवारों में दरारें आ रही हैं, उसको लेकर उनका ये कहना है कि सरकार को अब इस पर विचार करना होगा। आपको बता दें कि एक विद्युत परियोजना के लिए यहाँ पर टनल बनाई जा रही है और इस टनल के निर्माण के चलते यहाँ 500 से ज़्यादा घर ऐसे हैं जिनमें दरारें आ गई हैं और इससे यहाँ लोगों का जीवन खतरे में पड़ गया है। सरकार से बार बार ये गुहार लगा रहे हैं कि उनको कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। हालांकि सरकार इसको लेकर अब पूरी तरह सजग नज़र आ रही है। सरकार का ये कहना है कि इन लोगों को इस तरीके से अकेला नहीं छोड़ा जाएगा और हर संभव इनकी मदद की जाएगी। हालांकि जो निर्माण कार्य वहाँ पर हो रहा था टनल का, उस पर फिलहाल रोक लगा दी गई है, उसको रोक दिया गया है और लोगों से भी अपील की गई है कि वो सावधानी बरतें और सरकार हर संभव ये कोशिश कर रही है सरकार और प्रशासन की ओर से कि दूसरी जगह इन सभी लोगों को शिफ्ट किया जाए। उत्तराखंड के मसूरी में अपर सचिव स्वास्थ्य अमनदीप कौर ने मसूरी उपजिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण कर अस्पताल में कमियों का जायजा लिया है। वहीं अपर सचिव स्वास्थ्य ने अस्पताल प्रबंधन से पैरामेडिकल स्टाफ और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की कमियों के बारे में जानकारी हासिल की। साथ ही अपर सचिव
स्वास्थ्य मौजूद डॉक्टरों और स्टाफ से बातचीत कर उनकी समस्याओं और उनकी मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी हासिल की। अपर सचिव स्वास्थ्य अमनदीप कौर ने बताया है कि उनकी तरफ से अब उप जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया गया। अस्पताल में पैरामेडिकल स्टाफ और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की कमियों के बारे में जाना गया। उन्होंने बताया कि पैरामेडिकल स्टाफ और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की कमी के कारण अस्पताल को संचालित करने में दिक्कत आ रही है। उन्होंने ये भी बताया कि अस्पताल प्रबंधन की तरफ से अस्पताल में पैरामेडिकल स्टाफ और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की कमियों को दूर करने के लिए विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है। उनकी तरफ से उन सभी प्रस्ताव को उपलब्ध कराने के निर्देश भी जारी किए गए, जिसका अवलोकन कर अस्पताल में पैरामेडिकल स्टाफ और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के साथ अन्य कमियों को दूर किया जा सके। उत्तराखंड के पौड़ी में ग्रामीणों ने पारंपरिक तरीके से घड़ियाल देवता की वार्षिक पूजा अर्चना की। इस दौरान भव्य मेले का आयोजन भी किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में आए श्रद्धालुओं का सुबह से ही हुजूम देखने को मिला। मेले में आसपास के शहरों, दिल्ली और अन्य स्थानों से काफ़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में पहुंचे। इस बीच श्रद्धालुओं ने मंदिर में घड़ियाल देवता की पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। वहीं निसणी गाँव से पारंपरिक रीति रिवाज के अनुसार लाए गए दूड़ कंडे से भगवान के भोग लगाने के बाद रोट काटकर प्रसाद के रूप में श्रद्धालुओं को वितरित किया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने मां काली की पूजा अर्चना भी की और बड़े ही भव्य तरीके से ये पूजा अर्चना की गई। कुल मिलाकर कोरोना काल के 2 सालों के अंतराल के बाद अब इस साल घड़ियाल देवता का वार्षिक पूजन और मेला संपन्न हुआ। एक गाय थी निसनी गांव में, तो गाय जाती थी, दिन में दूध डाल के आते थे लिंग के ऊपर। तो जिसकी गाय थी उसने बोला चेक करता हूँ, मैं एक बार देखता हूँ क्या हो रहा है, गाय दूध क्यों नहीं दे रही है। तो गया, उसने चेक किया, देखा कि गाय तो एक पत्थर में दूध डाल रही है। उसमें पुराने लोग तो इतना दिमाग नहीं होता था लोगों पे, उन्होंने पता नहीं क्या सोच दिया। वो गया, उसने कुछ चीज़ की मार के उसके टुकड़े कर दिए। टुकड़े करके टुकड़ा यहाँ स्थापित हो गया, एक बूढ़ा बरसात की तरफ स्थापित हो गया, एक बिंसल की तरफ स्थापित हो गया, सीमुखिम की तरफ। ठीक है, उसके बाद जब ये सब हो गया तो किसी को रात को सपना आया होगा, क्योंकि देवी देवते या पहले पुराने हमारी ऐसी प्रथा चली हुई है कि मेरी स्थापना यहाँ पे कर देना, तब सपना आएगा गाँव में, तो उस हिसाब से पूजा हुई तब हमने। तो मैं तो बहुत सालों बाद आ रही हूँ। जब हमारे शादी होती थी पहले, शादी से पहले तो बहुत आते थे ना छानी से, ये गुरदौर से छानी से, तो वहाँ से जैसे यहाँ का मौसम जा रखा है, वहाँ क्या बोलते हैं गौड़ का ना, ये गढ़ का वहाँ जा रखा है छानी, तो वहाँ से आते थे हम। तो ससुराल से तो मैं एक ही बार आई, तो अभी मैं 25 साल में आ रही, करीबन 25 साल में दिल्ली रहती हूँ। के लिए सुख समृद्धि है हमारे भगवान से, यही मांगते हैं सब परिवार सहित कुछ समृद्धि, यही कामना लेके आए हैं। निसनी गांव के हैं और ये हमारा मंदिर है, और इसमें हम जैसे दिशा ध्यानी होती है तो वो अपना अपना वो लेके आते हैं, ये लंगोटिया बुकटिया, तो यहाँ चढ़ाते हैं हम लोग ना। जैसे हमारे बच्चे हो गए, वो हो गए, तो हम सारे लाते हैं यहाँ। ये मंदिर घड़ियाल देवता का मंदिर इसे माना जाता है, और इसको बहुत ही पौराणिक ये मंदिर है। यहाँ पे ये जो मेन मंदिर है ये निसनी गांव का मंदिर है। यहाँ पर लोग अपनी आस्था मांगने आते हैं, और माना जाता है कि जो भी घड़ियाल देवता की वो मांगते हैं वो हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। अभी कोरोना काल से काफ़ी साल से ये मंदिर की जो है पूजा नहीं हुई थी, तो अभी 3-4 साल से इस साल काफ़ी अच्छा आयोजन किया गया हमारी समिति के द्वारा, और एक अच्छा लगा हमें कि काफ़ी अच्छे तरीके से सब कुछ हुआ है। यहाँ पे मंदिर में पूजा वगैरह बहुत अच्छे तरीके से होती है, और अभी हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी ऐसे ही जो है कार्यक्रम होता रहे।
उत्तराखंड के मसूरी में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और प्रतापनगर के विधायक विक्रम सिंह नील शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान संघ लोक सेवा आयोग यानी कि IES में ऑल इंडिया में 9वें स्थान प्राप्त करने वाले दिव्या थलवाल सम्मानित किए गए। इस बीच कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने दिव्या थलवाल को शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। मंत्री जोशी ने कहा कि प्रतापनगर की बेटियां दिव्या थलवाल ने पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। इस प्रतिभावान युवाओं को हमेशा प्रोत्साहन करना चाहिए ताकि वो अन्य युवा वर्ग को भी प्रेरित कर सकें और उनसे प्रेरणा ले सकें। इस दौरान प्रतापनगर वासियों को मंत्री जोशी के सामने क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को रखने का भी मौका मिला, जिस पर मंत्री जोशी ने सभी समस्याओं का शीघ्र समाधान करने का भरोसा भी दिया। इसके साथ ही मंत्री जोशी ने मसूरी गढ़वाल सभा की समस्याओं का शीघ्र समाधान करने की बात भी कही। आज हमारी मसूरी की बच्ची दिव्या थलवाल, जिसने हमारे मसूरी का नाम, उत्तराखंड का नाम भारतवर्ष में रोशन किया है, उसके सम्मान में यह आयोजन यहाँ पर किया गया। उसके लिए मैं प्रतापनगर समिति के सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। ये बच्ची हमारे बच्चों के लिए आइकॉन है और देखिए सफलता, आज हम उनको सम्मान तो कर रहे हैं, लेकिन ये विचार नहीं प्रश्न की सफलता एक दिन में नहीं मिलती। इस मुकाम पर पहुंचने के लिए इसने कितनी मेहनत की होगी, कितना त्याग किया होगा, ये बच्ची जानती है। निवेदन करता हूं कि दिव्या थलवाल से प्रेरणा लेकर हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, जो हमारे विद्यार्थी हैं, वो इसी तरह निरंतर प्रयास करते रहें, निरंतर मेहनत करते रहें। और चूँकि प्रतापनगर OBC में भी है राज्य में, तो इसका भी लगातार लोग लाभ ले रहे हैं और मेहनत करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अधिकारी बन सके, PCS में निकल सकें। ये हमारे लिए गौरव की बात है। नवंबर और दिसंबर का महीना गुजर जाने के बाद भी केदारनाथ धाम सहित केदार घाटी के ऊंचाई वाले इलाके बर्फविहीन होने से पर्यावरणविद सबसे ज्यादा चिंतित हैं। नवंबर महीने से लेकर मार्च महीने तक बर्फबारी से आच्छादित रहने वाला भूभाग बर्फविहीन होना भविष्य के लिए शुभ संकेत नहीं है। मौसम के अनुकूल बारिश न होने से काश्तकार भी काफी चिंतित हैं। केदार घाटी के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में मौसम के अनुकूल बारिश न होने से काश्तकारों की फसल चौपट होने से काश्तकारों को भविष्य की चिंता सताने लगी है। संपूर्ण इलाकों में तापमान में निरंतर गिरावट आने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। साथ ही ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी न होने से जंगल धीरे धीरे भीषण आग की चपेट में आने लगे हैं। और तुंगनाथ घाटी में मौसम के अनुकूल बर्फबारी न होने से तुंगनाथ घाटी का पर्यटन व्यवसाय खासा प्रभावित हो गया है, जिससे पर्यावरणविदों को भविष्य की चिंताएं सताने लगी हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। केदार घाटी के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम के अनुकूल बर्फबारी व निचले क्षेत्रों में बारिश न होने से पर्यावरणविद खासे चिंतित हैं। पर्यावरणविद जलवायु परिवर्तन के लिए ग्लोबल वार्मिंग की समस्या के साथ ही हिमालयी क्षेत्रों में मानवीय हस्तक्षेप के साथ लगातार जनसंख्या वृद्धि मान रहे हैं। निचले क्षेत्रों में मौसम के अनुकूल बारिश न होने से काश्तकारों की फसलें खासी प्रभावित होने से भविष्य में काश्तकारों के सम्मुख 2 वक्त की रोटी का संकट खड़ा हो सकता है। इसलिए काश्तकारों को भविष्य की चिंता सताने लगी है। केदार घाटी के हिमालयी क्षेत्रों में मौसम के अनुकूल बर्फबारी न होने से भविष्य में सुरम्य मखमली बुग्यालों में उगने वाली बेशकीमती जड़ी बूटी कुखड़ी, माखुड़ी, जया विजया सहित दर्जनों प्रजाति विलुप्त हो सकती हैं। हर साल ग्लोबल वार्मिंग की समस्या में निरंतर इजाफा होना भविष्य के लिए शुभ संकेत नहीं है। विशेषज्ञों की माने तो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या में निरंतर वृद्धि होना, हिमालयी क्षेत्रों में मानवीय हस्तक्षेप, जनसंख्या में निरंतर वृद्धि होना और वाहनों के आवागमन में निरंतर इजाफा होने के साथ पर्यावरण प्रदूषण मुख्य कारण माना जा रहा है। बीते 1 दशक की बात करें तो नवंबर से मार्च तक हिमछादित रहने वाले भूभाग दिसंबर माह में बर्फबारी नहीं हुई, जिससे पर्यावरणविद खासी चिंतित हैं और साथ ही मौसम के अनुकूल बर्फबारी नहीं होने से इसे भविष्य के लिए शुभ संकेत नहीं मान रहे हैं।
केदार घाटी के निचले क्षेत्रों में मौसम के अनुकूल बारिश न होने से काश्तकारों की गेहूं, जौ, सरसों की फसलें खासी प्रभावित हो गई हैं, जिससे काश्तकारों को भविष्य की चिंता सताने लगी है। तो अब केदार घाटी के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम के अनुकूल बर्फबारी व निचले क्षेत्रों में बारिश न होने से मंदाकिनी सहित सहायक नदियों के साथ ही प्राकृतिक जल स्रोतों के जलस्तर पर भारी गिरावट देखने को मिल रही है। आने वाले दिनों में अगर मौसम का मिजाज इसी प्रकार रहा तो अप्रैल से 20 जून तक भारी पेयजल संकट गहरा सकता है। सुदर्शन न्यूज से प्रीति झा की रिपोर्ट। केदार घाटी में फ्यूली के फूल निर्धारित समय से 2 महीने पहले खिलने से पर्यावरणविद खासे चिंतित हैं। फ्यूली के फूल के 2 माह पूर्व खिलना ग्लोबल वार्मिंग की समस्या या फिर जलवायु परिवर्तन माना जा रहा है, जो कि भविष्य के लिए शुभ संकेत नहीं है। पहले की बात करें तो फ्यूली का फूल फरवरी माह के अंत या फिर मार्च माह के शुभारंभ अवसर पर सीढ़ीनुमा खेतियों में मिलता था, लेकिन 14 मार्च से शुरू होने वाले चैत्र माह के शुभारंभ अवसर पर नौनिहाल ब्रह्मा बेला पर फ्यूली सहित अनेक प्रजाति के पुष्प घरों की चौखट पर बिखेर कर बसंत आगमन का संदेश देते थे। चैत्र माह की संक्रांति से लेकर 8 दिनों तक चलने वाला ये त्योहार फुलारी त्योहार के रूप में मनाया जाता है, मगर वर्तमान समय में फुलारी त्योहार महोत्सव के रूप में मनाया जाने लगा है। फ्यूली के फूल के निर्धारित समय से 2 महीने पहले खिलने से पर्यावरणविद चिंतित हैं। फ्यूली का फूल निर्धारित समय से 2 महीने पहले खिल रहा है और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या या फिर जलवायु परिवर्तन इसे एक बड़ा कारण माना जा रहा है और ये कहा भी जा रहा है कि ये अच्छा नहीं है। तो समय से पहले फूल खिलने से पर्यावरणविद बहुत ज़्यादा चिंतित नजर आ रहे हैं और उनका कहना है कि फरवरी माह के अंत में फ्यूली का जो फूल है वो खिलता है, लेकिन अब ये बहुत जल्द खिल रहा है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो ग्लोबल वार्मिंग है उसका असर देखने को मिल रहा है और ये शुभ संकेत नहीं कहा जा सकता है। केदार घाटी में समय से पहले फ्यूली का जो फूल है वो खिला है और इसको लेकर पर्यावरणों का ये कहना है कि और अगर हर साल ऐसा होता है तो ये वाकई में बहुत बड़ी चिंता का विषय हो सकता है। लेकिन जो पर्यावरणविद हैं वो इसके लिए ग्लोबल वार्मिंग को सबसे बड़ी चिंता बताते हैं। उनका ये कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये हो सकता है कि समय से पहले ये फूल खिले हों। हालांकि इसका जो समय रहता है वो फरवरी मार्च बताया जाता है। पौराणिक माघ मेला 2023 की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला ने रेखीय विभागों की बैठक की। मंगलवार को बैठक लेते हुए जिलाधिकारी ने अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत को समुचित तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही जिलाधिकारी ने वर्तमान में कोविड-19 के नए वेरिएंट को देखते हुए भारत सरकार की गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश भी दिए। साथ ही मेले प्रांगण में बिना मास्क की किसी को अनुमति नहीं देने के निर्देश भी जारी किए गए। जिलाधिकारी ने मेले के दौरान विद्युत और पानी की निर्विवाद आपूर्ति सुनिश्चित रखने के निर्देश संबंधित विभागों को दिए। मेले के पहले 2 दिन के भीतर जिला पंचायत के माध्यम से लगने वाली दुकानों का सर्वे और सत्यापन कराने के निर्देश भी दिए गए। जिलाधिकारी ने सुरक्षा व्यवस्था के लिए मेले परिसर में पुलिस कंट्रोल रूम और सीसीटीवी कैमरे स्थापित करने के निर्देश भी दिए। मेले में प्रवेश निकासी द्वार अलग से बनाने के निर्देश भी जारी किए गए ताकि आवागमन में किसी प्रकार की कोई असुविधा जनमानस को ना हो। साथ ही जिलाधिकारी ने मेले में लगने वाली दुकानों के बीच अग्निशमन वाहन की आवाजाही सुनिश्चित करने के निर्देश संस्था को दिए। इतना ही नहीं, जिलाधिकारी ने सीओ पुलिस को निर्देश जारी किए हैं कि शहर में मेले के दौरान 2-4 पहिया वाहनों की आवाजाही पूर्ण रूप से बंद रखी जाए। इसमें पुलिस प्रशासन और जो अन्य रेखीय विभाग है उनके साथ बैठक की गई है। तो प्रशासनिक दृष्टि से जो मेले की व्यवस्थाओं के लिए आवश्यकता है, खासतौर पे जैसा अभी आया है गाइडलाइंस भी है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को लेकर, और दूसरा जो लोग आएंगे उनकी आवाजाही को लेकर पुलिस की तरफ से जो बंदोबस्त होते हैं उस संबंध में एक बैठक की गई है और सभी विभागों से चर्चा उपरांत तय किए गए हैं कि मेले को किस रूप में कराया जाए। उत्तराखंड के चमोली में तहसील थराली के आदर्श राजकीय इंटर कॉलेज में जिला स्तरीय तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी ललित नारायण मिश्र ने फरियादियों की कुल 41 समस्याओं को सुना, जिनमें से कुछ शिकायतों का मौके पर ही तुरंत निस्तारण कर दिया गया।
अन्य शिकायतों के समाधान के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया गया। कार्यक्रम में जिला विकास अधिकारी सुमन राणा समेत उप जिलाधिकारी थराली रविंद्र जुमांठा और तहसीलदार थराली प्रदीप नेगी भी मौजूद रहे। तहसील दिवस पर मुख्यतः सड़क, बिजली, पानी के मुद्दे रखे गए। वहीं स्थानीय लोगों ने वन विभाग से उत्पाती बंदरों को पकड़ने की भी मांग की। वहीं सबसे ज्यादा समस्याएं लोक निर्माण विभाग, पेयजल विभाग और नगर पंचायत थराली से जुड़ी रहीं, जिनके निदान के लिए मुख्य विकास अधिकारी ने आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। आज तहसील दिवस में 41 शिकायतें हमें प्राप्त हुई हैं और 20 का निस्तारण मौके पे किया गया है। कुछ सुझाव भी हमें प्राप्त हुए हैं जिनको हमने संज्ञान में लिया है। अगर हम बात करें शिकायतों की तो सबसे ज़्यादा शिकायतें जो आई हैं वो पीएमजीएसवाई एनपीसीसी से जुड़ी हुई हैं, दूसरे नंबर पे पीडब्ल्यूडी है और तीसरे नंबर पे यूएलबी की शिकायतें हमें ज़्यादा संख्या में प्राप्त हुई हैं। कुछ जो सुझाव प्राप्त हुए हैं उनमें जो बंदर सुअर की समस्या है उसको लेकर के जनप्रतिनिधियों ने। और उत्तराखंड के खटीमा में पुलिस प्रशासन को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने हत्या के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको ये भी बता दें कि 31 दिसंबर 2022 को शिव कॉलोनी खटीमा निवासी नितिन रस्तोगी की हत्या का मामला सामने आया था, जिस पर 2 जनवरी पुलिस को पड़ोस में रहने वाले चंद्रपाल शिव कॉलोनी निवासी तहरीर दी थी, जिस पर पुलिस ने चंद्रपाल से सख्ती से जब पूछताछ की तो चंद्रपाल ने संजय गुप्ता शिव कॉलोनी निवासी के साथ मिलकर हत्या को अंजाम देने की बात को स्वीकार किया, जिस पर खटीमा के पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं इस मामले में आरोपियों से पूछताछ जारी है। 1/2023 को श्री राजेंद्र प्रसाद रस्तोगी निवासी शिव कॉलोनी खटीमा द्वारा थाने में सूचना दी गई कि 31 अगस्त की रात को उनका पुत्र नितिन रस्तोगी, जिसको उसका दोस्त चंद्रपाल घर से बुला के ले गया था, खाली प्लॉट की झाड़ियों में बेहोश मिला, जिसको अस्पताल ले गए और डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया, जिस पर थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई और तफ्तीशी कार्रवाई प्रारंभ की गई। तो तफ्तीश में चंद्रपाल और एक संजय गुप्ता नामक युवक, इन दोनों के साथ 31 दिसंबर की रात को इन तीनों ने जो मृतक है उसके साथ दारू पीने के बाद जब ये अत्यधिक नशे में हो गई। और इसी के साथ अपना उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज़।